बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम CRQs जो हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। CRQs ऑप्टिक्स के हम कर रहे थे, ये सेकंड पार्ट होगा ऑप्टिक्स के CRQs का। इससे पहले वाले पार्ट में हमने अच्छे खासे CRQs जो हैं वो हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट CRQ जो है, अच्छा इसको ज़रा देख लीजिएगा, यानी कि जो बच्चे आज अभी इस क्लास में हैं वो प्रीवियस क्लास के जो CRQs हुए हैं उनको देखना उनके लिए लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके पेपर के अंदर एक जो CRQs का पोर्शन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ऑप्टिक्स में से आ रहा है। ऑप्टिक्स में से बड़ा हिस्सा आने का मतलब ये हो गया कि ये समझिए कि CRQs सबके सब ऑप्टिक्स में से कोई एक भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म या वेव्स में से नहीं है। MCQs तो है, लेकिन CRQ का जो पोर्शन होगा 18 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आ रहे हैं। तो आप अपने जहन में ये रखिए कि इस पार्ट को बहुत गौर से देखना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है। वीडियोस जो मैंने भेजी हैं उनको सही से करिए। अब देखिए भाई, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के दो पॉइंट होते थे। एक जब ये कहता है लॉज, तो कवानीन है ये। तो लॉज के दो पार्ट होते हैं। एक फिनोमेना है जो कि लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये कहलाता है फिनोमेना, यानी कि रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्शन क्या आता है, फिनोमेना। लॉज के अंदर क्या है कि आपने मेजर पॉइंट्स बताने। तो उससे पहला क्या पॉइंट था कि इंसिडेंट रे और कौन सी रे होती थी, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल रे नहीं होती थी, नॉर्मल खाली होता है। एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम लाइन, लाई on same line. ऑन सेम लाइन कह लीजिए, या उसको आप क्या कह लें, सेम प्लेन। यानी कि ये तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों चीजें एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर और एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। ठीक है, ये इसका पहला हिस्सा हो गया। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, ईटा इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसको लिखेंगे कैसे, रेशियो हाँ, ऑफ एंगल आई अपॉन एंगल रेशियो ऑफ, रिमेन कांस्टेंट। देखिए रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर रिमेन्स द सेम। हमेशा क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। और उसको क्या कहेंगे, कॉल्ड रिफ्रैक्टिव, नहीं रिफ्रैक्टिव, ये वाली चीज क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है ये। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दो पॉइंट्स हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या अगर पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। और दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, उसके भी दो पॉइंट है, रिफ्रैक्शन के भी दो पॉइंट है। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। समझ रहे हैं भाई? सर एनर्जी को क्या लिखा हुआ है? सेम कहाँ, वो एनर्जी को साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ये बुक में दिया हुआ है, ये बुक में मेंशन है, तो याद करने में आपके। ये वीडियो भी बन रही है तो आप इसको शॉर्ट करके लिख लें, पूरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो में बाद में देख के फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन डायग्राम। देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं पता है आपको, जो आप प्रैक्टिकल के अंदर करते चले आए थे। प्रैक्टिकल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने ग्लास लैब का सर ने कराया होगा। उस ग्लास लैब के अंदर जो प्रैक्टिकल कराया होगा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लैब मुझे चाहिए था। तो मैं क्या करता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन मालूम करके दोनों को डिवाइड करके ईटा की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू निकाल लिया। अब यहां पे देखो, ये CRQ में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उमूमन आता है। मसलन ये पूछ रहा है, इसके अलावा ये क्या करेगा, ये जो वो होता है ना, ये उसके मुताल्लिक पूछ लेगा, जो प्रिज्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल देगा और आपसे कहेगा कि एंगल मेजर करके बताओ। तो आप डी के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं एंगल, कंपास और डी वगैरह सब लेके जाइएगा एग्जाम में। अब आप देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि ये इंसिडेंट रे है,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये एंगल ऑफ, बताइए ये एयर से ग्लास में क्यों जा रहा है? एंगल रिड्यूस कर रहा है तो स्पीड भी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। ठीक है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां पे बताइए कि अगर मैंने रिफ्रैक्टिव, ये कह रहे हैं कैलकुलेट देयर एवरेज, पहले इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू मालूम कर, फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर, और इसका क्या होगा? ईटा इज इक्वल टू, इसका भी साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए भाई, यानी कि यहां पे लिखूंगा तो साइन आई क्या लिखूंगा? साइन 40 डिवाइडेड बाय साइन आर क्या लिखूंगा? 25। यहां पे क्या लिखूंगा? ईटा इज इक्वल टू साइन, यहां पे आई कितना है? 50 इसका सर 1.5 कितना है? 30। अब आप देखिए कि साइन 40 किसके बराबर है? देखें ये साइन 40 दिया हुआ है, एंगल और साइन ऑफ एंगल 0.6428 डिवाइडेड बाय, तो समझ में आ रही बात? ये गिवन होगी। दूसरा क्या है? साइन 25 ये है 226, जबकि यहां पे क्या होगा? साइन 50 किसके बराबर है? 0.7660 डिवाइडेड बाय 0.5000, डिवाइड कीजिए। इसका 1.5 आ रहा है, इसका आ रहा है 1.5, इसका 1.5, इसका भी 1.532, इसके बाद वैल्यू क्या आ रही है? 1.5। 1.52, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेंगे। 1.52 है इसका, और इसका 1.532 है। 1.52 1.532, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4। इसमें भी कितने? 4। इसमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस लेंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स लिया जाता है। इसमें क्या रहा है? 1.5। बोलो भाई। 1.5210 हटा दीजिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए ना, 1521। अब ये 2 आ गए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला आया उसी ग्लास का, ये दूसरा आया। अब इनका एवरेज कैसे लूंगा? दोनों को सम अप कर लूंगा और डिवाइडेड बाय, तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है भाई, डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी जो आप लिख लेंगे। मुश्किल है? नहीं सर। अब इसका मतलब यह है कि जिसने प्रैक्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया हुआ है उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा तो वो आसानी से अटेंड कर सकता है। अच्छा, एक काम और भी हो सकता था, ये कहता है ये ग्लास 1 है और ये कहता है ये ग्लास 2 है, कहता है दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। अब एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 5.21 आया, एक का 5.3 आया, ठीक है ना, 0.53 और एक का 0.521, सही। अब ये कहता है इन दोनों ग्लासेस में से डेंसर ग्लास कौन सा है? तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो 1 वाला क्या होगा? इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू द प्रीवियस। अगर दोनों का अलग अलग ग्लासेस देता, यहां पे आपको एक ही ग्लास दिया गया और उसकी 2 ऑब्जर्वेशन दी गई है, तो तभी आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे नहीं पता लगेगा, आपको पता लगेगा किस चीज के थ्रू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के थ्रू। आप दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग निकाल लें। द मटेरियल व्हिच इज हैविंग मोर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग मोर डेंसिटी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन और कंपैरेबल वन, ठीक है। तो इसमें डेंसर 5.2 नहीं, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी? और जो कम। अगर ये 2 अलग अलग ग्लासेस होते हैं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा? एक ही ग्लास है, 2 ऑब्जर्वेशन आ गई है, मीन बताओ, तो आपने दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लेके सम अप कर लिया। एक क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि 2 डिफरेंट ग्लासेस दिए जाए और पूछा जाए विच वन इज मोर डेंसर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन सा डेंसर होगा। ओ भाई, ये बैलेंसिंग नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैं जो चीज बता रहा हूं ना बहुत अहम है इससे। ब्रीफ डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। अब ये जो वर्किंग कह रहा है इसका मतलब क्या है कि सीआरक्यूज के अंदर वर्किंग का क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इसकी वर्किंग कहां मेंशन है? बुक के अंदर।
तो इसकी वर्किंग के अंदर क्या 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 ऑप्टिकल फाइबर किस चीज से बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास के अंदर क्या होगा? देयर आर टू क्लेडिंग ग्लासेस होते हैं, दो आपके पास ग्लासेस होते हैं हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। एक इनर क्लेड होता है, यानी कि एक होता है इनर कोर और एक होती है आउटर कोर, समझ रहे हैं? फिर आप लिखेंगे कि इनर कोर डेंसिटी इज मोर एज कंपेयर टू द आउटर कोर। फिर आप लिखेंगे कि व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एंड्स ए it enters into the optical sector or optical fiber, and when it strikes at इस point को कह लें point B या point C कह लें, B तो ये आ गया ना। when it strikes at point C, what will happen? Its critical angle is greater than the angle of incidence is more than its critical angle, then it reflect back into the same medium, into the denser medium. So light trap inside the optical fiber, and that is the main working of basic phenomena of optical fiber. समझ गए? तो ये वर्किंग जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वर्किंग आप बुक से भी निकाल के देख सकते हैं, और जो वर्डिंग है इसमें लिखना क्या क्या है? एक उसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि मेड अप ऑफ ग्लास विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, एक इनर कोर और एक इनर एक आउटर। इनर कोर की डेंसिटी क्या होती है? इज मोर एज कंपेयर टू आउटर कोर। समझ गए? When light enters into the inner core, it is more denser. When it strikes at point C, its angle of incidence is more than the critical, then it reflects back or trapped into the optical fiber. समझ गए? तो ये आपने लिखना है विद हेल्प ऑफ डायग्राम, ये एक्सप्लेन है। तो ये याद रखिए कि ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और उसकी एप्लीकेशन। अब ऑप्टिकल TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर है। उसकी एप्लीकेशन एंडोस्कोपी है, जिसका नाम लाइट पाइप्स होते हैं, वो भी उसकी एक एग्जांपल है। बाइनोक्यूलर्स जो होते हैं, जो दूरबीन होती है, पेरिस्कोप जो होता है, वो भी उसकी एक एप्लीकेशन है किसकी? TIR की। तो इसमें क्वेश्चन से वर्षन वर्किंग डिस्क्राइब ब्रीफली द वर्किंग। तो वर्किंग आप इस फिगर को देखते हुए एक्सप्लेन करो। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। बताइए क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस, इनके दरमियान लिंक क्या बनता है? तो बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा होता है। देखिए ये मैंने आपको अलहदा से नहीं करवाया, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन आप इसका बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन होता है 1/sin c, 1/sin c। इसका मतलब क्या है? यहां पे देखिए sin c क्या चीज है? क्रिटिकल एंगल। और ईटा क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल उतना ही कम हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, सब्सटेंस उतना ही क्या होगा? डेंसर होगा। अब आप जानते हैं जो डायमंड होता है, इसका क्रिटिकल एंगल सिर्फ 17 डिग्री होता है। कितना होता है? 17 या 19 डिग्री होता है, जो कि बहुत कम है। तो 17 या 19 डिग्री अगर बहुत कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू 2.7 तक होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बहुत बड़ी वैल्यू। डायमंड का डेंसिटी ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? ज्यादा। लेकिन क्रिटिकल एंगल क्या होगा? मिनिमम होगा। समझ रहे हैं? वाटर जो होता है, पानी, उसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री होता है। तो वाटर का 1.33 हो गया पानी का। तो 1.33 के रिलेटिवली उसका क्रिटिकल एंगल देखिए ज्यादा आ रहा है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि मीडियम जितना डेंसर होता जाएगा, क्रिटिकल एंगल उतना ही। समझ गए? तो यहां पे पहले ये लिखेंगे और लिखने के बाद है। हाँ, क्या कर रहा है? आवाज नहीं निकाल रहा चलो मैं दिया। तुम्हें समझ में आई बात? यार क्या कर रहे हो? तबीयत खराब है और उसको तुम पंखों में पंखे और लानत भेजे बंद करे सारे। अजीब जाहिल आदमी है। मेरी आवाज से नहीं है दादा, और तबीयत सही नहीं है। मैं दवाएं खा खा के बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पंखा ऊपर चला के बैठे हुए गधे। नहीं क्या है, कौन राय करने को? तो मना कर दो उसको। सबसे आसान तरीका बोलो नहीं। पागल आदमी।
सुन ले फिर से। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से कौन से प्रोपोर्शनैलिटी पे होते हैं? इनवर्सली। क्रिटिकल एंगल बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बहुत ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा। यही वजह है कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड, सबसे डेंसर सब्सटेंस डायमंड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, उसका क्रिटिकल एंगल सिर्फ 17 डिग्री होता है। 17 बहुत कम है, समझ रहे हैं? आगे देखें, कैटेगराइज द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई एनी वन ऑफ योर आंसर। दोनों को भी, हम दोनों को कर लेंगे। सर क्या है? लाइट ट्रेवल्स, लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है स्लोअर थ्रू ग्लास देन एम्प्टी स्पेस। क्या लाइट जो है वो ग्लास में स्लोअर ट्रेवल करती है? अब बताइए किस किस को कंपेयर किया जा रहा है? ग्लास को स्पेस यानी कि एयर में। बताइए ग्लास की डेंसिटी ज्यादा, एयर की डेंसिटी कम। जब किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। ग्लास लैब में भी आपने बताया क्या हो जाएगी? स्लो। तो बताइए स्पीड स्लो जाने का मतलब क्या है? लाइट ट्रेवल्स स्लोअर थ्रू ग्लास, तो सही है, एज कंपेयर टू स्पेस। अगर लिखा होता लाइट ट्रेवल्स स्लोअर थ्रू ग्लास देन अ डायमंड तो गलत होता, क्योंकि डायमंड जो है वो ज्यादा डेंसर होता है एज कंपेयर टू ग्लास। तो अब इसके लिए आंसर में क्या लिखूंगा? ट्रू। और रीजन क्या दूंगा? कि ग्लास इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू एयर, so the speed of the light is more in rare medium as compared to the denser medium. समझ गए? एयर या स्पेस, यानी कि लाइट ट्रेवल्स, लाइट जो होगी वो ट्रेवल करेगी। आप कैसे लिखेंगे? लाइट ट्रेवल स्लोअर इन डेंसर। अब बताओ ऊपर ग्लास लिखा है ना, आप लिखेंगे कौन सा मीडियम? डेंसर। तो ग्लास की जगह अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेंसर लिख दें तो आपका आंसर हो जाएगा एज कंपेयर टू रेयर। समझ गए? तो ये इसका आंसर। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, जब लाइट जो है वो ग्लास से एयर में आती है, इट्स पाथ बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जब ग्लास से एयर में आएगी तो स्पीड बढ़ेगी कम होगी? जब ग्लास से एयर में आ रही तो स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो बेंडिंग टुवर्ड्स नहीं, बेंडिंग क्या हो जाएगी? अवे। बताइए स्पीड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? बेंडिंग अवे। स्पीड डिक्रीज होने का मतलब क्या है? बेंडिंग टुवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बेंडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टुवर्ड्स के बजाय क्या होना चाहिए? अवे। तो ये क्या लिखोगे? फॉल्स। और रीजन क्या दोगे? कि व्हेन लाइट moving from denser to rare medium, its speed increases, its angle increases, so it bending away from. जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो उसकी स्पीड भी बढ़ती है, उसका एंगल भी बढ़ता है। तो क्या मतलब हुआ? बेंडिंग अवे फ्रॉम। नहीं समझे? लिख लेंगे? लिख लेंगे। हाँ भाई, समझ में आई बात? जब लाइट डेंसर से रेयरर में आएगी, when light travels from glass to air, its speed increases, its angle increases. It shows कि light bending away from them. बताइए अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या मतलब हुआ? बेंडिंग अवे। और अगर स्पीड क्या करे? डिक्रीज हो तो इसका मतलब क्या हुआ? बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। आगे चलिए। द डायग्राम शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो किया जा रहा है डायग्राम। ठीक है, टू कंडीशंस आपसे पूछ रहे हैं। बताइए डायग्राम इन्होंने बहुत मुश्किल बना दी है, लेकिन बाद में क्या कर रहे हैं? अब ये मुझे बताइए, इसके अंदर पहली वाली रे स्ट्रेट क्यों चली गई? बिकॉज इट इज स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर टू द मीडियम। व्हेन द लाइट इज स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर, सुन रहे हैं? जब लाइट मीडियम से परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है, कैसे? तो लाइट में कोई बेंडिंग नहीं। देखो भाई, ये लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया, इट इज नॉट बेंडिंग एनीवेयर। अच्छा बताइए, क्या स्पीड बढ़ी होगी? यस, स्पीड इंक्रीज हुई होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं।
अच्छा, जा कहां से कहां रहे? डेंसर से रेयर। सेकंड वाले केस में हाँ बेंडिंग किया तो मोर बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देख रहे हैं नॉर्मल से दूर हट गई, स्पीड इंक्रीज हुई। तीसरे वाले केस में यहां पर देखिए फर्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और एंगल इंक्रीज किया मैंने यहां पर, तो देखिए यहां पर इट इज बिकम पैरेलल। ये वाली चीज, ये वाली रे जो स्ट्राइक कर रही है इस रे को, अगर मैं इसको कहता हूं रे 1, ये रे 2, ये रे 3, तो रे 4 जो एंगल यहां पे बना रही होगी दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये कौन सा एंगल होगा? यहाँ पैरेलल हो जाए, जहां पे रे बिकम पैरेलल टू द सरफेस, जहां पे रे कितना एंगल बना रही हो? 90 डिग्री का एंगल बना रही हो अपने नॉर्मल से। वो रे का वो एंगल क्या कराएगा? दैट इज कॉल्ड द क्रिटिक। एंड आफ्टर दिस पॉइंट यहां पर देखिए तमाम रेज रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं। देखिए यहां पर भी टोटल इंटरनल, यहां पर भी टोटल इंटरनल, यहां पर भी टोटल इंटरनल। इन सब में क्या चीज परफॉर्म हो रही है? टोटल इंटरनल। तो देखिए ए, बी और सी, अगर मैं इन पॉइंट्स को मेंशन करूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो ऑल दीज पॉइंट्स परफॉर्म टीआईआर। अगर इस वाले पॉइंट को मैं डी कहता हूं तो दिस इज द पॉइंट वेयर द टीआईआर इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, ठीक है। और यहां पे मैं क्या लिखूंगा? दिस इज द पॉइंट वेयर क्रिटिकल एंगल इज गोइंग टू बी फॉर्म, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो डी है, यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है? क्रिटिकल। एंड बिफोर दिस सिंपल रिफ्रैक्शन फिनोमेना इज परफॉर्मिंग। इससे पहले इसको x कह लें, इसको y कह लें, तो यहां x और y पे क्या परफॉर्म हो रहा है? रिफ्रैक्शन। समझ गए? तो अब ये दो कंडीशंस पूछ रहा है, तो कंडीशंस क्या क्या हमेशा पूछी जाती है ये। पहला क्या होगा? मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और दूसरा क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशंस जो है इज द सुटेबल कंडीशन फॉर टीआईआर। अब अगर ये जहन में रह जाए तो इससे आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं? आप 2 नंबर पेपर में 2 से 3 नंबर आप इजीली उठा सकते हैं अगर ये दो कंडीशंस आपको याद रहे। डेंसर टू रेयरर और आई इज ग्रेटर देन सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, हाँ क्रिटिकल से बढ़ जाए। बस यार क्रिटिकल एंगल 45 है ग्लास का, तो बताइए अगर ग्लास के अंदर इंसिडेंट एंगल 42 बन रहा है तो टीआईआर परफॉर्म नहीं होगा। 43 पे नहीं, 45 पे नहीं, 46 पे हाँ पैरेलल हो जाएगी ना सर वो। 45 पे पैरेलल हुई लेकिन टीआईआर नहीं हुआ। 46 अब जैसे ही उससे बढ़ा तो टीआईआर परफॉर्म हुआ। अब ये बताइए डायमंड में क्रिटिकल एंगल कितना होता है डायमंड का? 17। अब ये बताइए अगर 15 होगी नहीं, 16 नहीं, 17 पैरेलल, 18 पे यस। अब बताइए 18 से लेके 90 तक जाए कितनी बड़ी रेंज है, सब पे टीआईआर परफॉर्म होगा। लेकिन टीआईआर परफॉर्म कहां पे नहीं होगा? 0 से 17 के दरमियान। तो इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ी रेंज पे परफॉर्म टीआईआर होगा। यानी कि जो जितना डेंसर मीडियम होता है उतने उसमें टीआईआर परफॉर्म होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जो डायमंड होता है, इस डायमंड में जब लाइट एंटर होती है तो टीआईआर चूंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव या क्रिटिकल एंगल कम होता है, लिहाजा लाइट ट्रैप हो जाती है। अंदर टीआईआर ही परफॉर्म होता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। समझ रहे? जिस भी एंगल से टकराती है 17 से ज्यादा ही होता है वो। अगर बिल्कुल परपेंडिकुलरली टकराती है तब बाहर निकल पाएगी। तो 17 हो जाए, देखिए तो भी नहीं, सुने, यानी कि लाइन से पैरेलल होगी। देखिए 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 मैंने यहां पे स्ट्राइक कराई, देखिए डायमंड के इधर स्ट्राइक हुई है, ये डायमंड के अंदर वाला हिस्सा। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बताइए ये एंगल 17 से ज्यादा कम? ज्यादा। 17 एंगल समझ रहे कितना होगा? अगर मैं 17 एंगल बनाऊंगा तो ए बिल्कुल बारीक सिर्फ इतना सा हिस्सा आएगा 17 एंगल में, सिर्फ ये वाला रीजन आएगा 17। अब ये बताइए ये तो ज्यादा है ना, मैंने और इसको परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया अभी भी ज्यादा है। मैं इसे जब बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसे स्ट्राइक करूंगा तो चांसेस है कि ये 15 हो जाए यहाँ का एंगल नॉर्मल से, ये एंगल कितना बन जाए 15, और यहां से लाइट जो है वो क्या कर जाए? बाहर चल जाए। लेकिन ये होने के चांसेस क्या है? कम से कम है। लिहाजा जब भी लाइट एंटर होगी क्या हो? ज्यादा होगा, एंगल हमेशा ज्यादा होगा तो वो ट्रैप हो जाएगी, टीआईआर परफॉर्म होगा। स्ट्रेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये अभी हमने देखा था, सही। लेबल द डायग्राम पुटिंग नॉर्मल, आपने इसको लेबल करना है जिसके अंदर क्या क्या चीजें पुट करनी है, एक नॉर्मल, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो भाई ये तो बहुत ही आसान है। अगर आप देखें तो ये इंसिडेंट रे है,
ये नॉर्मल है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एंगल आई, उसके बाद लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होगी? और नॉर्मल क्या होगा? ये वाला। अच्छा, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी और ये क्या कहलाएगा? इंसिडेंट एंगल। इन्होंने इंसिडेंट एंगल मेंशन नहीं किया है, इन्होंने मेंशन यहां पर इंसिडेंट रे की है। पूछ क्या रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, समझ रहे? अच्छा, आपको याद है ये बाहर वाली रे क्या कहलाती थी? ये रिफ्रैक्टेड रे तो ये वाली होती थी ना। तो एंगल कौन सी होती थी? रे कौन सी थी? इमर्जेंट। अच्छा भाई, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस P आपको याद है 1/f के बराबर होता था, जबकि F क्या होता था? मेजर्ड इन मीटर्स। सुन रहे हैं? 1/f। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने पूरी डेफिनेशन लिख डाली है, इसमें कोई चीज छूटी नहीं है। लेकिन जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इट, इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जबकि वो फोकल लेंथ किसे मेजर की जाए? मेजर्ड इन मीटर। ऐसा यूनिट पावर ऑफ लेंस की क्या होती है आप जानते हैं? डायऑप्टर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? डायऑप्टर। डिफाइन द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स। लाइट ट्रेवल स्लोअर थ्रू ग्लास देन एम्प्टी स्पेस। रिपीट हो गया। सर किसकी डायोप्टर होती है वो क्या था? ऐसा यूनिट जो होती है पावर ऑफ लेंस की, वो डायोप्टर होती है। when light travels from glass to its path when towards normal। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला देखिए, बस ये खत्म हो गया यहाँ पर। तो हमने ऑप्टिक्स जो था, ऑप्टिकल ज्योमेट्री, उसके अंदर हमने CRQs अपने कंप्लीट कर लिए। अब MCQs रहते हैं इसके। जब इसके MCQs कंप्लीट कर लेंगे तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बजाय इलेक्ट्रिक करंट जो था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैं कोशिश करूंगा कि उसको ज्यादा हम पहले डिस्कस करें, बाद में उसको दिया जाए। तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इसकी पिछली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। तो बस इसको यहीं तक रखिए।